अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम ख़बर और तजिया के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मुज़म्मिल सरवर्दी। आम आदमी को ये बात समझानी मुश्किल है कि हमारे ऊपर IMF के क्या शराइत हैं। आम आदमी को ये समझाना भी मुश्किल है कि पाकिस्तान कितने कर्ज़ों में डूबा हुआ है। आम आदमी को IMF की शराइत भी समझ नहीं आ सकती। आम आदमी को समझ है कि बिजली का बिल महंगा हो गया है। आम आदमी को ये समझ है कि गैस महंगी हो गई है। आम आदमी को समझ है कि पेट्रोल महंगा हो गया है। आम आदमी को पता लग रहा है कि आटा महंगा हो गया है। आम आदमी को पता लग रहा है कि डॉलर ऊपर चला गया है। आम आदमी को पता लग रहा है कि स्टॉक कहाँ चला गया है। जो चीज़ें आम आदमी को समझ आ रही हैं वो आम आदमी उनसे ताल्लुक़ रखता है ज़्यादा। मेरे साथ मौजूद हैं माहिर मआशियात डॉक्टर शाहिद हसन साहब। बहुत सारे माहिर मआशियात हमें IMF के बारे में बताते हैं, मुल्क के माशी मसाइल के बारे में बताते हैं। मैं इनसे ज़रा आम आदमी के बारे में बात करना चाहूँगा कि कोई आम आदमी के मसले का हल मौजूदा तनाजुर में है। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर शाहिद हसन साहब। जनाब वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब, कोई तरीका कि बिजली सस्ती हो जाएगी? पहले मैं आपसे ये अर्ज़ कर दूं बुनियादी तौर पर कि ये जो हमने बिजली के नर्ख बढ़ाए हैं, गैस के नर्ख बढ़ाए हैं, पेट्रोलियम मसनूआत के बढ़ाए हैं, GST बढ़ाया है, ये IMF की शराइत नहीं है। इसके दस्तावेजी सबूत मौजूद हैं। ये जानबूझ के दानिस्ता गलत बयानी की जा रही है, नंबर 1। नंबर 2 ये है कि 100% इसका हल मौजूद है, लेकिन इसका हल जिस वक्त करेंगे तो जो पाकिस्तान के ताकतवर तबके हैं, जो कौमी दौलत लूटते हैं, टैक्स की चोरी करते हैं, जिनकी मदद से हुकूमत इक़्तिदार में आती हैं और निकाली जाती हैं, उनके नाजायज बिजली अशराफिया चोरी करती है? नहीं, मैंने तो अभी ये नहीं कहा ना। मैंने तो आपसे ये अर्ज किया था कि मिसाल के तौर पर इस वक्त बिजली के नर्ख जो है बढ़ाए गए, उसकी वजह क्या है? हमने मुआहदा 2009 से हम ये बात कर रहे हैं कि हम गर्दिशी कर्जा खत्म करेंगे, गर्दिशी कर्जा खत्म करेंगे। लेकिन अभी प्राइम मिनिस्टर उन्होंने कहा, वजीर खजाना ने, कि जी हमारी जो है वो बिजली की प्रोडक्शन जो है कॉस्ट 3000 है, हम रिकवर कर रहे हैं 12000। तो ये कॉस्ट 3000 है क्यों? उसकी वजह यह है कि जिस वक्त आपने चंद महीने में डॉलर को, रुपए को 182 रुपए से गिराया है, गिरा नहीं है, गिराया है 266 या 270 पर। तो जिस वक्त ये गिरता है तो हुकूमत को कस्टम ड्यूटी ज़्यादा मिलती है। पहले तो उसकी इंपोर्ट की मालियत जो है रुपीज़ में बढ़ जाती है, फिर हुकूमत को कस्टम ड्यूटी मिलती है, फिर सेल्स टैक्स मिलता है, तो हुकूमत की तो आमदनी बढ़ गई। सवाल ये कि रुपए की कदर गिरी क्यों थी, जिसकी वजह से ये हुआ? उसकी वजह यह है कि अगर मैं तो अप्रैल से कह रहा हूं, बाद में स्टेट बैंक ने तस्लीम किया, वजारत खजाना ने किया, सब ने किया कि जनाब सट्टेबाजी हुई, पाकिस्तान में हुंडी हवाले के कारोबार के जरिए पैसा पाकिस्तान से बाहर गया, स्मगलिंग हुई, एक मुतवाजी मार्केट जो 75 साल में कभी नहीं थी वो वजूद में आई, और हमने रुपए की कदर को मसनूई तौर पर रखा। आप देखिए कि अभी 25 जनवरी को 231 था, उसके 3 दिन के अंदर वो 270 पर आ गया। क्यों? क्योंकि कई महीने से एक मुतवाजी मार्केट वजूद में आई थी जहां 270 पर रेट चल रहा था और पाकिस्तान से पैसा बाहर जा रहा था। स्मगलिंग डॉक्टर साहब, ये बात आप ठीक कर रहे हैं जी। आम आदमी ये चाहता है कि बिजली सस्ती हो जाए, गैस सस्ती हो जाए, पेट्रोल सस्ता हो जाए। ये हुकूमत कहती है हम ये नहीं कर सकते, लोगों का जिंदा रहना मुश्किल हो गया है। बिजली सस्ती करनी, गैस सस्ती करनी, पेट्रोल सस्ती करने का तो कोई हल मौजूद नहीं है। हर चीज का हल है, अगर आप मुझे चंद मिनट मौका दें तो मैं आपको बता दूंगा। जी जी। लेकिन ये कि एक दफे अब आप थोड़ा सा मुझे मौका दें तो मैं बताऊंगा क्या है। जी जी। पहला मेरा सवाल ये है कि आज पाकिस्तान में महंगाई है 25.3%। आज ये आगे बढ़ने वाली है। हिंदुस्तान में वो है 7%, बांग्लादेश में है 9%। लेकिन इन दोनों मुल्कों का जो ग्रोथ रेट है हमसे 3 गुना है। तो अगर भारत में 7% है तो मुझे 25% क्यों है? बांग्लादेश में 9% है तो हमारा 25% क्यों है? जिस वक्त ये अगर समझ में आ गया तो हर चीज हो जाएगी। हमने सबसे पहले तो ड्रामा ये करते हैं कि हम GST लगाते हैं 18%, 17%। वो क्यों लगाते हैं? इसलिए कि हम ये कहते हैं कि ये जो टैक्स लगा रहे हैं, मैं आपको बता दूं, आइन की शिक 3, आइन की शिक 4, आइन की शिक 25A, आइन की शिक जो है 37, 38 और 227 के खिलाफ है। तीनों पार्टियों का जो मुश्तरका यानी अलग अलग इनके मंशूर हैं, जो मुत्तफका नुकात है, वो ये कहते हैं कि हम हर किस्म की आमदनी पर टैक्स लगाएंगे। लेकिन लगाते काहे पर है? अशिया के ऊपर। मेरा कहना यह कि जब आप अरबों रुपए जो कमा रहे हैं उनसे टैक्स नहीं लेते, लेकिन आप अशिया पे लगाते हैं, तो जो फुटपाथ पे पड़ा है वो भी 17-18% GST दे रहा है, जो गरीब और मिडिल क्लास है वो भी दे रहे हैं, और अरबपति भी दे रहे हैं। लेकिन अरबपति लोग 4000 अरब रुपया सालाना इनकम टैक्स की मद में कम दे रहे हैं, और हुकूमत कल कम वसूल कर रही है और वो करना नहीं चाहती।
तो मेरा बुनियादी सवाल ये है कि आप अशिया पे क्यों लगाते हैं जीएसटी, आप इनकम पे क्यों नहीं लगाते? जबकि तीनों पार्टियों का, अगर मैं आपको टाइम चूंकि आपके पास नहीं होता, तीनों पार्टियों ने कहा है माजी में, मंशूर में जिस पे इलेक्ट हुए हैं, वफाक और सूबे पर हर किस्म की आमदनी पर टैक्स लगाएंगे, मईशत को दस्तावेजी बनाया जाएगा, टैक्सों का निजाम मुनसिफाना होगा। तो 40,000 अरब रुपए काला धन है, ये रोज बढ़ता चला जा रहा है। जीएसटी बढ़ा रहे हैं, पेट्रोलियम लेवी भत्ता, अगर मैं आपको बताऊं कि 18 में पेट्रोलियम लेवी से रिकवरी हुई थी, वो हुई थी 180 अरब, इस साल हो रही है 850 अरब। तो ये जो 375 अरब रुपए बढ़ गया, तो क्या इनकम टैक्स में भी इतना ही बढ़ा है? तो ये तय हुआ था कि अगर टैक्सों की चोरी रोक दी जाए तो पेट्रोलियम लेवी सिफर हो जाएगा, और जो आपका जीएसटी 15% था उस वक्त, ये आ जाएगा 5% पर, और टैक्सों की आमदनी बढ़ेगी। अब क्या हुआ, पेट्रोलियम लेवी तो 50 पर आ गया, जीएसटी जो है वो 15 से 18 पर आ गया, और टैक्सों की वसूली गिर गई। यानी किसी जमाने में 14.4% होती थी, अब ये 10% पर आ गई। तो 1% गिरने का मतलब होता है 700-800 अरब रुपया। तो हम जानबूझ के अशराफिया को नवाज रहे हैं, आइन को तोड़ रहे हैं, अपने इंतखाबी मंशूर से डेविएट कर रहे हैं। लेकिन जब मईशत तबाह बर्बाद है, उस वक्त भी हम शाहाना अखराजात, बैरूनी दौरे और कैबिनेट का साइज बढ़ा रहे हैं। तो इसका मतलब ये हल क्या है, अगर चूंकि आपने पूछा है, लेकिन अवाम की भी एक जिम्मेदारी है। जब उनको ये बताया जाता है कि आईएमएफ की शराइत है, मैंने अर्ज कर दिया आईएमएफ की शराइत नहीं है। अभी वजीर का बयान आया है, रिकॉर्ड पर आप चेक कर लीजिए, उन्होंने ये कहा कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें हमने इसलिए बढ़ाई कि रुपए की कदर गिर गई। अभी मैंने आपको बताया कि रुपए की कदर गिराई गई, तो जब रुपए की कदर आप गिराएंगे तो आपका तो जीएसटी बढ़ गया, आपका कस्टम ड्यूटी भी बढ़ गया, लेकिन इंपोर्ट की मालियत रुपीज में बढ़ गई। तो आईएमएफ ने हमसे क्या कहा, मैं आपको बता दूं, आईएमएफ ने इनसे ये कहा कि आपका जो बजट आया था उसमें आपने कहा था बजट खसारा 4.9%, अब ये हो रहा है 7%, तो इसको ठीक करना है। फिर उन्होंने ये कहा कि जनाब आपने बजट में रखा था महंगाई 11.5, ये 25 पर आ गई, ये ठीक करें। रुपए की कदर गिर गई, ये ठीक करें। तो इन्होंने कहा जी बात यह है कि हम हर किस्म की आमदनी पर टैक्स नहीं लगा सकते, जो पिछली हुकूमतों ने भी कहा था, ये हमारी सियासी मजबूरी है। तो आईएमएफ ये कहता है जी हमने तो आपको ये बता दिया कि ये करना है, अब आपके ऊपर है कि आमदनी पे टैक्स लगाएं या अशिया पे लगाएं या पेट्रोल पे लगाएं या बिजली पे लगाएं, गैस पे लगाएं, लेकिन हमें गर्दिशी कर्जे जो आप हमसे 2009 से वायदा कर रहे हैं और ये बढ़ते चले जा रहे हैं, अब ये 2500 अरब पर पहुंच गया आपका, इसको ठीक करना है। आप इसकी हिकमत अमली बता दें। अब एक हिकमत अमली थी, ये मैं आपको बता दूं क्या थी। 2019 में इमरान खान साहब जो टैक्स एमनेस्टी स्कीम लेकर आए थे, उसमें टैक्सों की शरह जो दी गई थी लूटी हुई दौलत पर, वो दुनिया की तारीख में सबसे कम थी। ठीक है, मुझे एतराज नहीं है, लेकिन उसमें क्लॉज रख दी गई थी। वो क्लॉज ये थी कि जो असासे मुल्क के अंदर मौजूद हैं, लूटी हुई दौलत से बनाए गए हैं, उन्होंने टैक्स एमनेस्टी से फायदा नहीं उठाया, वो असासे हम जब्त कर लेंगे। तो मैंने ये तजवीज़ दी थी आप जब्त मत करें, उनकी तफसील हुकूमत के पास है, और अगर हुकूमत आज चाहे उस कानून के तहत 900 अरब रुपया ले सकती है, लेकिन कानून से नरफ कर रहे हैं, वो नहीं लेना नहीं चाहते। अब आम आदमी के लिए मैं बता दूं क्या है, एक आदमी ने 1 करोड़ रुपया कौमी बचत स्कीम में लगाया हुआ है, जिसपे मुनाफा भी मिल रहा है उसको। वो आदमी ने जो पैसा, जिस इनकम पैसा वो चोरी की थी। तो जब आपको पता है कि 1 करोड़ रुपए उसके अकाउंट में मौजूद है, आपके पास उसकी डिटेल मौजूद है, तो आप उसको एक खत लिख दें कि इस कानून के तहत कि भाई एक तनख्वाहदार तबका अपनी आमदनी लोग बैंकों में पैसा रखना बंद कर देंगे, तिजोरियों में रख लेते हैं। मैंने तो कौमी बचत का लफ्ज कहा भी तो बैंक का कहा नहीं है, पहले तो आपकी किस्मत में अर्ज कर दूं। मैंने अभी नाम लिया कौमी बचत स्कीमों का, वहां पर कई हजार रुपए लगा हुआ है। दूसरी चीज ये कि आपकी इत्तला के लिए आजकल बैंकों में जो मुनाफा है वो सेविंग पर है 15.5%। तो अगर आप एक साल निकालते हैं तो 15.5 तो आपकी जेब से ये चला गया, फिर 21,000 अरब रुपए है। तो मैं तो आपसे अर्ज कर रहा हूं कि अभी मैंने कौमी बचत का कहा, अब मैं आपसे कहता हूं कि गाड़ियां प्रॉपर्टीज हैं आपके पास, जो है पाकिस्तान इन्वेस्टमेंट बॉन्ड्स हैं, तो ये पर 900 अरब रुपया मिल सकता है कानून के तहत। तो मेरा कहना यह था कि क्या 22 करोड़ आदमियों को 23 करोड़ आदमियों को कुचलना है, जीएसटी लगाना है, पेट्रोल जो है नर्ख बढ़ाने, बिजली के गैस के नर्ख बढ़ाने, लेकिन इस्लाहात नहीं कर रही। ये डार साहब को ये समझ क्यों नहीं आता? भाई डार साहब के मुस्लिम लीग नून ने कभी नहीं किया, जब से वो इसलिए नहीं किया कि जो कहते हैं ताजरों पर टैक्स लगाने के लिए तैयार नहीं है, तो सब पर कैसे लगा देंगे? यहाँ तो ताजर पर टैक्स नहीं लग सकता, तो आप छोटे ताजिर पे भी नहीं लग सकता ना। मैं वही तो आपसे अर्ज कर रहा हूं, बड़े पे भी नहीं लग सकता। बड़े पे तो खैर लग नहीं सकता। मैंने अशराफिया का लफ्ज इस्तेमाल किया था, मेरा मतलब यही था। सुपर टैक्स लगाया था 6 महीने, सुप्रीम कोर्ट ने उस पर स्टे दिए रखा। टैक्सों के हजारों अरब के मामलात अदालतों में हुक्म इम्तनाई पे चल रहे हैं। जी वो बहुत बड़ा मसला है, लेकिन मैं अगर आपकी खिदमत में यह करूं, एफबीआर के चेयरमैन ने यह कहा, खुद कहा, रिकॉर्ड पर है कि जनाब
जो हमारी रिकवर होना चाहिए और जो हो रहा है उसमें 3,000 अरब का गैप है। मेरे हिसाब से 7,000 अरब सालाना का गैप है। ये 3,000 अरब तो ये खुद कह रहे हैं। फिर आपको मैं बता दूं, रिकॉर्ड पर है, एफबीआर के पास कोई 43 लाख आदमियों की फहरिस्त है जो मालदार हैं, जिनके पास असासे पाकिस्तान के अंदर हैं, जो चोरी के पैसे के बनाए गए हैं। पूरी डिटेल्स मौजूद है, कानून मौजूद है। उस कानून के तहत कोर्ट में जाने की जरूरत नहीं है। तो आपको ये फैसला करना है कि वो 43 लाख आदमी जिनके पास चोरी के असासे मुल्क के अंदर हैं, जिसकी तफसील हुकूमत के पास है, उनसे टैक्स लेना है, या अवाम को कुचल के मईशत को तबाह करके गुर्बत, बेरोजगारी, महंगाई बढ़ा के पाकिस्तान की सलामती को खतरे में डालना है। क्यों? क्योंकि जिस वक्त मेरे मुल्क के करोड़ों अवाम ये समझते हैं कि उनकी जिंदगी अजीरन हो गई, उनके वो अपने बच्चों के मुस्तकबिल से मायूस हैं, अपने मुस्तकबिल से मायूस हैं, मुल्क के मुस्तकबिल से मायूस हैं, तो ये मसला आ गया सलामती का। तो आपने उन 43 लाख ठीक है डॉक्टर साहब, आपका पॉइंट आ गया, मैं आपकी बात समझ गया। डॉक्टर साहब का मौक़िफ़ है कि 43 लाख लोग ऐसे हैं जिन्होंने पाकिस्तान के अंदर टैक्स चोरी से असासे बनाए हुए हैं, उनकी तफसीलात एफबीआर के पास मौजूद हैं। उन 43 लाख लोगों से टैक्स लेने की बजाय 22 करोड़ लोगों पर जीएसटी लगाने की और महंगाई करने की ज़रूरत नहीं है। ज़रूरत इस अमर की है कि उन 43 लाख लोगों को पकड़ा जाए। यहाँ वक्त हुआ है ब्रेक का, ब्रेक से वापस आते हैं तो आम आदमी की ये बात जारी रखेंगे। ब्रेक के बाद खुशामदीद नाजरीन हमारे साथ मौजूद है माशी तजिया निगार मोहम्मद एहसन मलिक साहब। एहसन मलिक साहब, IMF के बारे में तो पूरी कौम ही अब उनको गालियां निकाल रही है कि IMF की शराइत ने हमें मरवा दिया, लेकिन अब ये पहुंची कहाँ तक हैं टॉक्स? ये मुआहदा हो जाएगा इस हफ्ते स्टाफ लेवल का? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुज़म्मिल साहब, बात ये है, हम IMF को गालियाँ निकाल रहे हैं फॉर व्हाट? गलतियाँ हमारी अपनी हैं। अगर कोई उनको आइडेंटिफाई करे तो हम उनको पॉइंट आउट करना शुरू कर देते हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि जो IMF के मुज़ाकरात हैं वो वर्चुअल लेवल पे अभी तक चल रहे हैं, और मेरी आपसे रिक्वेस्ट है आपके प्रोग्राम की तवज्जो से कि अगर सिर्फ तमाम चैनल सिर्फ प्रीवियस हिस्ट्री उठा के देख लें कि जब भी IMF के प्रोग्राम में पाकिस्तान गवर्नमेंट गई है तो उन्होंने कितना टाइम लिया है इसकी अप्रूवल में। इसका जो पहला स्टेप होता है वो है MEFP। ठीक है, वो समझ है सारों को। अब सेकंड स्टेप स्टाफ लेवल है। स्टाफ लेवल है। हमने शराइत पूरी करनी शुरू कर दी हैं। इस बार उन्होंने कहा पहले पूरी करें, फिर आए, शराइत पूरी कर रहे हैं, अब हो जाएगा स्टाफ लेवल। बोर्ड की मीटिंग होगी, उसके बाद आपको फर्स्ट वीक ऑफ मार्च और सेकेंड वीक ऑफ मार्च में ये फाइनली आपको अमाउंट क्रेडिट हो। फरवरी में नहीं मिलेगी? नहीं, फरवरी में नहीं चांस इसका, ये मार्च के फर्स्ट वीक और सेकंड वीक के अंदर जाएगा। लेकिन कहते हैं हमारे तो रिजर्व ही गिर रहे हैं, फरवरी गुजारेंगे कैसे? अब ये जो जितने भी स्टेप्स हैं ये बहुत पहले करने चाहिए थे फाइनेंशियल टीम को, इसहाक डार साहब को, तारिक बाजवा साहब को, और प्लस ये थोड़ा सा आके अगर मीडिया पे, क्योंकि अब तो इसहाक डार साहब आके खुद पेट्रोल की प्राइसेस को इंक्रीज कर इन्फॉर्म करते हैं, तो वो थोड़ा सा ये भी अगर लोगों को बता देना कि जनाब पिछली दफ़ा जब IMF प्रोग्राम में गए थे तो इतना टाइम लगा था। अब प्रॉब्लम यह है कि पॉलिटिकल अनरेस्ट होने की वजह से इसको पॉलिटिसाइज ज्यादा कर दिया है, बजाय इसकी पॉजिटिविटी के नेगेटिविटी ज्यादा आ रही है। नहीं, वो तो कह रहे थे टीम आई है 9 तारीख को स्टाफ लेवल मुआहदा करके जाएगी, फिर नहीं करके गई तो लोगों ने सवाल तो करना था। खुद ही डार साहब कह रहे थे ये हो जाएगा, अच्छी खबर आने वाली है, फिर कहने लगे वो MEFP दे के चले गए हैं। नहीं, बेसिकली तो ये गलती है फाइनेंस मिनिस्ट्री की कि उनको चीजों को प्रॉपर तरीके से हैंडल करना चाहिए था। पहले अब हमने सारी शराइत पूरी कर दी हैं। अब ऑलमोस्ट हमने सारी शराइत कंप्लीट कर दी हैं। अब उनकी इंप्लीमेंटेशन चल रही है। ये मनी बिल पास होगा तो पूरी होंगी ना, अभी तो पेश हुआ है, इसकी वोटिंग शोटिंग मंडे ट्यूसडे को होगी, फिर ही पास होगा ना। तो डेफिनेटली वो तो पास हो जाएगा, उसमें तो कोई इशू नहीं है, क्योंकि पहले इनका प्लान था प्रेसिडेंशियल ऑर्डिनेंस लेकर आने का, तो वो ऑर्डिनेंस के जरिए नहीं लेकर आ रहे क्योंकि वो डॉक्टर आरिफ अलवी साहब। अच्छा, ये जब IMF से हो जाएगा तो फिर जो सऊदी अरब, UAE, चाइना इधर से भी हो जाएगा, या वो अभी इश्क के मराहल अपनी जगह मौजूद हैं? आप ये कह सकते हैं थोड़े से इसके मराहल मुश्किल हैं, बट डेफिनेटली हो जाएगा, क्योंकि उसके बगैर हमारा सर्वाइवल थोड़ा सा मुश्किल होगा। तो लेकिन पॉजिटिविटी की साइड पे रहना चाहिए, नेगेटिविटी तो नहीं। आप ये कह रहे हैं IMF के जो 1.2 बिलियन डॉलर हैं ये मार्च के फर्स्ट या सेकंड वीक में मिलेंगे, फरवरी में मिलने का कोई चांस नहीं है? हाँ, फरवरी में इसका कोई चांस नहीं है। और अगर हम वर्चुअल मुज़ाकरात पीर मंगल बुध नेक्स्ट वीक में मुकम्मल भी कर लें,
स्टाफ लेवल हो भी जाए फिर भी कोई चांस नहीं है कि फरवरी में मिल जाएगा? नहीं, फरवरी का कोई चांस नहीं है। ये फर्स्ट वीक ऑफ मार्च में ही इंशाल्लाह फाइनलाइज होगा, क्योंकि इसके अभी 2 स्टेप्स बाकी हैं। स्टाफ लेवल एग्रीमेंट है, IMF की बोर्ड की मीटिंग है, तो वो सारी चीजें, ये स्टेप कवर होने हैं अभी, क्योंकि उनकी तरफ से सबसे पहली शर्त ये थी कि आप ये इन चीजों को जो आप कमिट करते हैं इनको इंप्लीमेंट करें, जो कि इसहाक डार साहब को पहले कर देनी चाहिए थी। हालांकि अभी ये जो टीम है इसहाक डार साहब की, बड़ी लर्नड और मतलब सीजन टीम है। अशफाक तोला साहब हैं, तारिक बाजवा साहब हैं, तारिक पाशा साहब हैं, चेयरमैन FBR साहब बहुत अच्छे लर्नड आदमी हैं, बट सब बड़े अच्छे हैं। सबने मिलकर पाकिस्तान को मरवा दिया। बस पॉलिसीज राइट टाइम पे राइट डिसीजन ना लेना, यही सबसे बड़ी। खाक अच्छे हुए जो डिसीजन ही राइट टाइम पे ना ले सके। वो बेसिकली मलिक साहब आपकी तारीफें मैं कुछ समझ नहीं आ रही इनके। मुजम्मिल साहब देखिए, आप इसमें थोड़ा सा अगर इसको समझे ना, वो इसको चाह रहे थे कि जितना डिले कर दें और चीजों को मैनेज। डिले की कॉस्ट देखी आपने? डिले की कॉस्ट देखी, बट अगर ये सर्वाइव कर देते, क्योंकि ये भी एक्सपेक्ट नहीं किया जा रहा था कि सऊदीया भी हमें IMF से लिंक कर देगा, UAE भी हमें IMF से लिंक कर देगा, चाइना भी हमें IMF से लिंक कर देगा। ये तो एक्सपेक्टेशंस किसी की भी नहीं थी। बहुत शुक्रिया एहसन मलिक साहब, आपने हमसे बात की। आपने एहसन मलिक साहब का तजिया सुना। वो कह रहे थे कि ये जो IMF के पैसे हैं ना, ये फरवरी में कोई नहीं आने, ये मार्च के फर्स्ट या सेकंड वीक में आएंगे। स्टाफ लेवल मुआहदा होगा, फिर बोर्ड का इजलास होना है, उसमें फरवरी लग जाएगा। ये डिस्पर्समेंट जाके जो पैसों की हमारे कौमी ख़जाने में है, ये मार्च के फर्स्ट या सेकंड वीक में होगी। बहरहाल आज के प्रोग्राम में हम चूँकि आम आदमी की बात करना चाहते थे, बुनियादी तौर पे डॉक्टर शाहिद साहब से भी आम आदमी की बात की, और आम आदमी को IMF अपना बहुत बड़ा दुश्मन लगता है। लेकिन अब हम आपको कुछ आम आदमी की राय सुनाएंगे, क्योंकि इस मुल्क में आम आदमी की टॉक शोज़ में जगह कुछ कम हो गई है, तो लिहाजा मैंने सोचा अपने प्रोग्राम में पूरे मुल्क से आम लोगों की राय को शामिल किया जाए और वो आपको सुनवाई जाए। शायद तजिया निगारों की और आम आदमी की राय में आप कोई फ़र्क जान सकें। तो आइए ज़रा मुल्क भर से आम लोगों की राय इस महंगाई पर जानते हैं। अशिया खुर्दनोश की तमाम तर कीमतें महंगी हो गई। टॉफ़ी, पेट्रोल, जो है वो तेल, कुकिंग ऑयल महंगा हो गया, पेट्रोल महंगा हो गया, डीज़ल महंगा हो गया। तो ये जो हालात किस तरफ मुल्क को लेके जाया जा रहा है और किस तरफ जो है वो मामलात जा रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा। आवाम बहुत ज़्यादा परेशान है। हुकूमत को चाहिए कि आवाम को फौरी रिलीफ देने के लिए कोई मौसर इक़दाम करे। 272 रुपये लीटर हो गया है पेट्रोल का। अब ये अंदाज़ है, जो हम जैसे गरीब आदमी 2012 से जो हमारी जो तनख्वाह थी, वो तनख्वाह हमारी कम हो गई, बढ़ी नहीं है, मगर इतनी महंगाई हो गई। अब तो दिल करता है कि हम जो ना कसम खुदा की बसों में क्या पैदल आए ऑफिस। अभी तो जो शख्स गाड़ी में आता था वो मोटरसाइकिल पर आ गया, जो मोटरसाइकिल पर आ रहा है अब एक ही बात है, साइकिल लेना पड़ेगी या फिर कोई घोड़ा गाड़ी या गधा गाड़ी ख़रीदना पड़ेगी। मुझे लग रहा है आने वाले दिनों में उससे भी हमारी जान छूट जाएगी, पैदल ही सफ़र करना पड़ेगा। हर चीज़ जो है महंगी हो गई है। बच्चों की जो ज़रूरत है ज़िंदगी की चीज़ें वो भी पहुँच से बाहर हो गई हैं। घर का किचन चलाना जो है वो मुश्किल होता जा रहा है। लिहाजा ये हुकूमत से दरख्वास्त है कि भाई इससे महंगाई पे जल्द से जल्द जो है वो काबू पाया जाए। अभी जो ये बजट आया है, इसके बाद तो और बजट भी ऐसा कि जिसके पास स्टॉक था उसने भी रेट बढ़ा दिए। कम से कम गवर्नमेंट को इतना तो देखना चाहिए, जिसके पास पहले का स्टॉक था उसने 1 घंटे बाद पता चला कि टीवी पे खबर चली कि रेट बढ़ गए और उन्होंने रेट बढ़ा दी। कम से कम यहाँ पे इंसानियत नाम की कोई चीज़ नहीं है कि लोग कम से कम ये देखें कि बेचारे जो हमारा पुराना स्टॉक है उसको तो पुराने रेट में दे दें। हम गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं, साथ अगर हम अपने एक्सपेंस भी उठा लें तो इतना इशू नहीं है, या फैमिली बैकग्राउंड इस तरह से होता है। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो नहीं रह पा रहे, या बहुत ज़्यादा मुश्किल हालात हैं, लोग सुसाइड कर रहे हैं, काम छोड़ रहे हैं। बच्चे आप देखें लेबर चाइल्ड में बहुत ज़्यादा इजाफा है। ये इशारे के ऊपर कितने बच्चे मांगने खड़े होते हैं। तो हालात ऊपर से महंगाई, पेट्रोल तो नामुनासिब इस्तेमाल इंसान के लिए, लेकिन करना पड़ता है। पहले तो कुछ रोटी लभ जाती सी, 120 रुपये लीटर सी, तो चलो कोई अपना दाल दलिया चलता रहता सी। हुण भाजी 275 रुपये 73 रुपये लीटर पेट्रोल है। ये उनकी बचाइए, आपकी खाइए तो बच्चों को की देइए। हालात है हो जाए, पेट्रोल बहुत महंगा होगा। अगर हमसे अल्लाह पे डिपेंड करें तो ठीक है, सब कुछ ठीक है। अगर हुक्मरानों पर डिपेंड करें तो हम लोग बिल्कुल ज़ीरो हो चुके हुए हैं। बाकी ये है कि हर डिपार्टमेंट खसारे में है। कोई एक अदारा मुझे आप ऐसे बता दें जिसे हम कहें कि यार उम्मीद लगाई सके यार ये डिपार्टमेंट हमारा ठीक है, कुछ भी ऐसा नहीं है। हर चीज़ खसारे में है। आज कुछ रेट है, कल निकलेंगे तो कुछ और रेट मिलेगा। खासकर मुतासिर वो लोग होते हैं जो मिडिल क्लास हैं। अमीरों को शायद फ़र्क नहीं पड़ता, गरीब की पहले भी पहुँच नहीं थी, अब भी पहुँच नहीं है। हम जैसे लोग मारे जाते हैं जिन्होंने सैलरी के ऊपर डिपेंड करना होता है। आटा पूरा नहीं हो रहा है, चीनी पूरा नहीं हो रहा है। तनख्वाहदार तबके का जो है तनख्वाह बिल्कुल कम है। 20,000 रुपये तनख्वाह मिल रहा है। 20,000 तनख्वाह से ये लोग क्या करें? घर का तनख्वाह पूरा करे, घर का राशन पूरा करे। पेट्रोल रात अचानक एकदम मामला करता है पाकिस्तानी हुकूमत। अभी 272 रुपये पेट्रोल का लीटर है।
भाई गरीब लोग करे क्या उस मुल्क में। ये लोग है कि जब अपोजिशन में था तो ये लोग बोलते हैं हम कमीज भेजेगा आवाम को, एक जो एक सस्ता एक आटा भी देगा, हर चीज़ देगा, मगर ये लोग है कि जब सर इक़्तिदार में आया तो ये लोग आज़ाब हो गया हमारे लिए। इतना महंगाई हो गया, गरीब इंसान कुछ नहीं कर सकते। जिसकी 20,000 रुपया मतलब एक तनख्वाह है, वो 20,000 में क्या करे वे? आटा लेवे, घी लेवे, चावल लेवे, चीनी लेवे, दाल लेवे, कुछ उसका वश से नहीं है। बच्चों को तालीम का अपना फीस होता है, वो भी पूरा नहीं होता है। हर चीज़ इतनी महंगी हो गई है कि कोई बता ही नहीं सकते हैं, क्योंकि हालात देखो तो घी है, चीनी है, आटा है, चावल है, इतने तक के जो मुर्गी है, मुर्गी भी इतनी महंगी हो गई कि गरीब बंदे को तो छोड़ो कि मालदार बंदा भी नहीं खा सकता है। तो बस हम तो यही कहेंगे कि थोड़ा कोई गुजारा हो जाए तो ये बड़ी बात होगी, क्योंकि महंगाई पे इतना बहुत हो गया कि मैं बता भी आपको नहीं सकता हूँ। स्कूल के लिए किराया बहुत बढ़ गया है, और हम जो स्कूल के लिए बुक्स और कॉपीज़ वगैरह लगती है उनका भी रेट बहुत ज़्यादा हो गया, बहुत महंगी हो गई है। तो जिन लोग पहले मतलब इतना वस नहीं होता जो कॉपीज़ खरीद लेंगे, अभी उनके लिए भी बहुत मुश्किल हो गए। हुकूमत से हमारा यही इल्तिजा है कि रोज़ बरोज़ महंगाई बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। हुकूमत सिर्फ ये नारे लगाते हैं कि हम आवाम के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं। ये आटे का देखो 1700 से 2700 तक पहुंच गया, अभी तक आवाम ने इसके खिलाफ कोई एक्शन भी नहीं लिया, खासकर हुकूमत ने। अब इंपोर्ट भी बंद है, एक्सपोर्ट भी बस ना होने के बराबर है। तो अब इस मुल्क को वापस इस पहिए को चलाना है, और इस चलाने के लिए अब तमाम पूरी कौम को अब लड़ाई झगड़े से हट के इसको अब मिल के इसका कुछ रास्ता ढूंढना है। हॉस्टल्स में रह रहे हैं तो जो डे टू डे या रूटीन की जो चीज़ें होती है, जैसे खाना पीना, कपड़े, ये चीज़ें जो है हद से ज़्यादा महंगी हो गई है, जिसने स्टूडेंट्स के लिए हॉस्टल्स में रहना जो है काफ़ी मुश्किल कर दिया गया। नाज़रीन, आपने कोयटा, पेशावर, लाहौर, कराची सब जगह के लोगों की राय सुनी। हमने आपको ना पूरे पाकिस्तान से लोगों की राय सुनवाई है, आपने उनकी राय सुनी है। लोग महंगाई से बहुत तंग हैं। हम IMF को जितना मर्जी ज़िम्मेदार ठहरा लें, डॉक्टर शाहिद साहब का ख्याल है कि कुछ 40-50 लोग हैं जिनके पास पैसा है पाकिस्तान में, उनसे पैसा लें और आम आदमी को दे दें। IMF के आगे ना सरनगू करें। एहसन मलिक साहब ने कहा कि मार्च से पहले तो पैसे आ नहीं रहे हैं, आम आदमी आज ही रो रहा है। बहरहाल आज तक के लिए इतना ही। अपने मेज़बान मुजम्मिल सरवरदी को प्रोग्राम खबर और तजिया से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।